गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका ट्यूटर मेंटर संतोष कुमार अपनी अगली क्लास के साथ, फिजिक्स की अगली क्लास के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी स्टडी को अपने घरों में बैठकर जारी किए होंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए, बिना टाइम लैप्स के, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसी क्लास को मैं आज क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कल बताया था मल्टीप्लिकेशन को मैंने दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड किया था। एक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसमें हो क्या रहा था, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो इंक्रीज कर जा रहा था या डिक्रीज कर जा रहा था, डायरेक्शन सेम रहता था या रिवर्स होता था। ठीक है, और वो मैंने कोई स्केलर के लेकर के आपको समझाया था। मैंने 4 रीजन डिवाइड किए थे, when k is greater than 1, when k is less than 1 but greater than 0, when थर्ड स्टेज में when k is less than 0 and less than greater than -1 एंड लास्ट जो स्टेज था फोर्थ स्टेज में मैंने बताया था when k is less than -1। इस 4 रीजन में k को मैंने मल्टीप्लाई किया था किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर a के साथ। उस नए बने हुए वेक्टर को मैंने नाम दिया था वेक्टर b, और उसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की थी। होप आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुशअप कीजिएगा, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, बार बार आपके पास आने का मन करे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कहानी पिछले क्लास की खत्म की थी, रोकी थी, थोड़ी देर के लिए पॉज दी थी। ठीक है, चलिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था, क्या बताया था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको कोई वेक्टर a है, उसका डॉट अगर b के साथ लेते हैं तो ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, वेयर क्या था, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। और a और b के बीच में एंगल कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर आप कन्वर्जिंग पॉइंट बनाइए या डाइवर्जिंग पॉइंट बनाइए बाय शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर एज यू वांट टू बी कन्वीनियंट। ठीक है, जैसे भी आपकी सुविधा हो वेक्टर को आप क्या कीजिए, प्लेन में स्पेस में शिफ्ट कीजिए, और इस तरह से शिफ्ट कीजिए और इस तरह से एक दूसरे को टच करवाइए ताकि आइदर हेड टच करे या टेल टच करे। इससे क्या होगा, आपका या तो कन्वर्जिंग पॉइंट का निर्माण होगा या डाइवर्जिंग पॉइंट का निर्माण होगा, और उसके बाद आप वेक्टर का एंगल देख पाएंगे। ठीक है, अगर यही बात यहाँ है, ठीक है, तो अगर हम कोई एक्सिस लेते हैं, सपोज दैट आपका मैं बताना चाहता हूँ आई कैप, जे कैप और के कैप, 3 यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी ये एक्सिस है x और ये एक्सिस है y, तो ये एक्सिस है z और ये है ओरिजिन। इतना कंप्लीट है। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग के z एक्सिस के कैप, ये है। तो अगर मैं अलग अलग को लूँ, यानी आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई डॉट लूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और कॉस कितना, बोलिए इस बार, एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 बराबर क्या, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0। ये कुछ इस तरह से है, देखिए ये कुछ इस तरह से है, आई इधर है इस उंगली के निशान की तरफ, जे उधर है, और के जो है वो इस तरह से है, के क्या है आपकी तरफ है, जेड एक्सिस आपकी तरफ है। आप ध्यान दीजिए एक्स और वाई में कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। उसी तरह से एक्स और जेड में कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, वाई और जेड में कितना एंगल, 90 डिग्री का, यानी कि तीनों आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री पर क्या है, शिफ्टेड हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ये है तो इसका मतलब है फिर जे कैप के बराबर क्या होगा, जे का मॉडुलस इंटू के का मॉडुलस इंटू कॉस कितना, 90 डिग्री बराबर अगेन 0। तो इस तरह से देखते हैं, अगर एक
यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लगा हो और वो यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हो, तो इसका मतलब है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई। ये सब क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तीनों क्या है आपस में 90 डिग्री पर ओरिएंटेड है। इसका मतलब तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो एक तो ये कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड आपकी एक्सिस है, 3 डायमेंशन में है ये, तो एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ कितना पर है 90 डिग्री पर, हर एक कोई 90 डिग्री पर है, हर एक कोई कितना पर है 90 डिग्री पर है। और अगर 90 डिग्री पर है तो cos 90 बराबर 0, तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है और cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो ये इसका एक ये फंडा हुआ, ठीक है। दूसरा सोच के देखिए, ये तो मैंने अलग अलग ली यूनिट वेक्टर। अगर मैं करूं आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप बराबर में क्या लिखूंगा आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड कॉस कितना 0, क्योंकि आई कैप के साथ ही डॉट ले रहे हैं तो दोनों क्या हुआ एक दूसरे का पैरेलल हुआ, और पैरेलल के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है 0 डिग्री का। जब एंटी पैरेलल हो तो 180 डिग्री और अगर पैरेलल हो तो 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आई कैप का मॉड 1 इंटू आई कैप का मॉड 1 इंटू कॉस 0 बराबर कितना 1 बराबर 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर सिमिलरली जे डॉट जे सिमिलरली के डॉट के इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 आएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं बात कर रहा हूं, और एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर अनदर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर डिफरेंट क्या देगा 0 रिजल्ट देगा डॉट में, और सेम क्या रिजल्ट देगा यूनिटी रिजल्ट देगा। डिफरेंट है तो 0 रिजल्ट देगा, और अगर सेम है तो यूनिटी रिजल्ट देगा। ये तो हुई डॉट प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये डायग्राम इस जस्ट का तस्वीर देता हूँ, इतनी सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। देखिए डिलीट मार रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ, ये मैं वाला रहने देता हूँ, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने रखा है क्योंकि मैं इसी डायग्राम का यूज क्या कर रहा हूँ क्रॉस में भी करूँगा, इसी डायग्राम का यूज मैं क्रॉस में भी करूँगा। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं वही सारे आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को लूँगा, और क्रॉस में ये किस तरह का बिहेव करता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाए तब क्या होगा फॉर्मूले से आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड और कॉस साइन, सॉरी इसमें कहाँ आएगा साइन आएगा। साइन कितना डिग्री का एंगल बोलिए साइन 90 डिग्री का एंगल, साइन 90 डिग्री का एंगल। ध्यान दीजिए आई क्रॉस जे कर रहे हैं, फिर से मैंने कहा था लास्ट क्लास में ये वाला हाथ उठाइए, दोनों वेक्टर का टेल जहां पर मीट करता है यानी कन्वर्ज करता है, मिलता है, डाइवर्ज करता है, वहां पर रखिए इसको। आई कैप पर रहा, पहले वेक्टर आई कैप है, पहला वेक्टर आई कैप की तरफ रखिए, और आई कैप से जे कैप जाइए और इस हाथ को घुमाइए, आई कैप से जे कैप और हाथ को घुमाइए, आई से जे गए हाथ को घुमाए, आई से जे गए हाथ उठा, किधर आया आपकी तरफ आया, यानी किधर आया जेड एक्सिस की तरफ आया। और मैंने कहा था ये लीजिएगा यू कैप एंड नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 1 इंटू ये किसका डायरेक्शन है के कैप का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया के कैप हो गया, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 और के कैप लगा हुआ, तो ये हो गया के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो गया
के कैप, आई कैप बराबर आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो गया 1 होगा। सिमिलरली, मैं बहुत सारा नहीं लिख रहा हूं, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा आपका आई कैप। देख लीजिए जे कैप जे कैप के कैप, के कैप जे कैप, जे कैप के कैप, जे को के में क्रॉस कीजिए, देखिए देखिए क्रॉस कीजिए, तर्जनी यहां पर रखे, पहला उंगली यहां पर गया आई जे के पर, उसको घुमाइएगा तो किधर जाएगा आई कैप की तरफ, ये हो गया आई कैप। और के कैप क्रॉस सॉरी आई के कैप क्रॉस के क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा जे कैप। ये साइक्लिक में याद रखने का तरीका, साइक्लिक वे में याद रखने का तरीका, साइक्लिक वे में याद रखने का तरीका। एक रिंग को फॉर्मेशन दीजिए दिमाग में, एक रिंग का फॉर्मेशन, एक पॉइंट को आप बोलिए आई कैप, दूसरे पॉइंट को बोलिए जे कैप, तीसरे पॉइंट को आप बोलिए के कैप। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हर एक दो का क्रॉस तीसरे के बराबर होगा, हर एक दो का क्रॉस तीसरे के बराबर होगा। आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए आई क्रॉस जे के कैप के बराबर, जे क्रॉस के आई कैप के बराबर, जे क्रॉस के आई कैप के बराबर, ठीक है। और के क्रॉस आई जे कैप के बराबर, के क्रॉस आई जे कैप के बराबर। ये बात समझ में आ गई, ये साइक्लिक आप समझे। इसी को भी अगर आप इंटरचेंज कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, कभी भी अगर ये साइकिल उल्टा हो गया, ऐसे ना आकर के आप ऐसे मुड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो नेगेटिव के साथ आएगा। अगर इसका सीक्वेंस उलटिएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैप, ठीक है। और क्या कीजिएगा के क्रॉस जे इक्वल्स माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के कैप माइनस इक्वल्स माइनस जे के कैप के बराबर। यानी एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के, पहले बना लीजिए रिंग पर दिमाग में, आई जे के रिंग में है, साइक्लिक में है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है साइक्लिक है, लेकिन याद रखिए साइक्लिक में आई जे के साइक्लिक में है। और साइक्लिक में अगर आप चलिएगा तो एक दूसरे का क्रॉस क्या हो जाएगा तीसरे के बराबर। साइक्लिक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी आपकी अमूमन किधर कैसे घूमती है, इस तरह से घूमती है, टिक 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 टिक। लेकिन उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे का क्रॉस क्या होगा तीसरे के बराबर, एक दूसरे का क्रॉस तीसरे के बराबर, एक दूसरे का क्रॉस तीसरे के बराबर, एक दूसरे का क्रॉस तीसरे के बराबर। लेकिन अगर क्लॉकवाइज आप घुमाना स्टार्ट कीजिएगा, क्लॉकवाइज घुमाइएगा, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज कीजिएगा तो क्या होगा नेगेटिव के साइन आएगा, ठीक है। ये है आपका क्लॉकवाइज वाला, ये क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। और ये क्या है जो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ये वाला, इसके साथ ये वाला, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तब अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होंगे, ठीक है, सॉल्व करके आपको काफ़ी मजा आएगा। बस वेक्टर की बारीकियों का मैं इस्तेमाल करूंगा, जितनी सारी माइंडनेस वेक्टर की है उसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लिए मैं पहले बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं पहले बोर्ड को क्लियर कर दूं।
चलिए आते हैं एक काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल। क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉलोइंग इज मीनिंगफुल और नॉट। फॉलोइंग इज मीनिंगफुल और नॉट कहने का मतलब अब मैं जो कुछ लिखने जा रहा हूं वो मीनिंगफुल है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसे समझ लिखिए 1 काउ प्लस 1 डॉग, क्या लिखिएगा इसके बराबर? एक गाय को एक कुत्ते के साथ जोड़ दें तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या है? क्या इस तरह से जोड़ हो सकता है? क्या इस तरह का जोड़ हो संभव है? आप कहिएगा नहीं सर, इस तरह का जोड़ कैसे संभव है? एक गाय को एक कुत्ते के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या जा सकता है? ये संभव नहीं है, नॉट मीनिंगफुल। 1 काउ प्लस 1 काउ 2 काउ, ये हम लिख सकते हैं कितने के बराबर? 3 काउ के बराबर। ये मीनिंगफुल है, पर ये तो मीनिंगफुल नहीं है। इस तरह की बात ही करना क्या लगेगा? इलॉजिकल लगा। ये तो बात हुई प्रैक्टिकल लाइफ की, ये आप फटाक से समझ जाइएगा कि नहीं सर आप तो गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं। अगर 1 काउ प्लस 1 डॉग लिख रहे हैं बोर्ड पर तो ये तो गलत चीज़ आप पढ़ाए जा रहे हैं। पर मैं बस मीनिंगलेस जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में चलता क्या है ये सब सोच देख करके। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके दिमाग में यही चलता है कि ये क्या है? मीनिंगलेस चीज़ें हैं, मीनिंग इसका कोई तर्कहीन चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन वही अगर हम कहें 1 काउ को 2 काउ से जोड़ दीजिए तो आप क्या बोलिएगा? फटाक से 3 काउ हो जाएगा। यही चीज़ मैं जानना चाहता हूं एक वेक्टर के बारे में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है? स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है उसे आप कितना समझ पाए हैं, उसे आप कितना समझ पाए हैं वही देखना है। मान लीजिए कोई वेक्टर है a, इसका डॉट मैंने लिया b के साथ, a डॉट b किया। एक वेक्टर a है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है, उसका मैंने डॉट लिया वेक्टर b के साथ, इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्रॉस कर दिया एक तीसरे वेक्टर c के साथ, उसे मैंने क्रॉस कर दिया तीसरे वेक्टर c के साथ, ठीक है? अब बताइए ये मीनिंगफुल है या नहीं? सोच के देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए। आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से सोचिए। जैसे मैंने अभी गाय और डॉग पे आपको एग्जाम्पल सेट करके बताया था, आप समझ गए थे प्रैक्टिकली कि नहीं सर वो चीज़ गलत थी। यहाँ भी सोच के देखिए, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर रहती है उसको क्या कहते हैं? बोर्ड मास के थ्रू आप सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास याद है? BODMAS। कैसे कैसे करते थे आप, याद होगा आपको, ठीक है? तो सिमिलरली वही काम आप यहाँ भी कीजिएगा। A डॉट B पहले कीजिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, बंद है। जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्रॉस आप क्या कीजिएगा? C के साथ लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप अगर करें, फर्स्ट स्टेप अगर लें, ठीक है? तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा। इसको लिखिएगा क्या? माना कि A और B के बीच में एंगल कुछ होगा, वो एंगल थीटा होगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि AB cos थीटा होगा, ये इतना हो गया, ठीक है? ये मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, यानी जो रिजल्ट आया है वो क्या होगा? स्केलर नेचर का, वो वेक्टर नहीं होगा। तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा, ये स्केलर हो गया। ये साइन डालिए यहाँ पर क्रॉस का और C कर दिए। ये मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस है। अब सोच के देखिए, ये स्केलर क्रॉस हो रहा है वेक्टर के साथ, एक स्केलर क्रॉस हो रहा है वेक्टर के साथ, क्या संभव है? यानी अगर मैं लिखूं लैंग्वेज में तो यहाँ क्या है? ये स्केलर है। ध्यान दीजिए, AB cos थीटा क्या है? स्केलर है, क्रॉस का साइन है, ठीक है? और ये वेक्टर C है। ये किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन में समझिएगा, ये है क्रॉस का साइन है। ये क्या है? क्रॉस का साइन है। ये है आपका क्रॉस साइन, यानी वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस है। और ये क्या है? क्रॉस है, बराबर क्या है?
मीनिंगलेस है ये। कैसे, मैं बताता हूँ। एक स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के साथ, पर क्रॉस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रॉस अ स्केलर विद अ वेक्टर, बट यू कैन मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ वेक्टर। पिछले क्लास में अगर याद हो तो मैंने जो वेक्टर का जो ब्रॉड डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन का, उसमें मैंने बताया था कि आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर में, बट यू कैन नॉट क्रॉस अ स्केलर विद अ वेक्टर, बिकॉज cross is always possible when both vectors, when both quantity are vectors, when both quantities are vectors, then you can cross. but अगर एक स्केलर हो और दूसरा वेक्टर हो तो you cannot cross them। ये क्या हो गया, ये उसी तरह का लैंग्वेज हुआ जैसे 1 cow plus 1 dog equals what। ये वैसा ही है, एक स्केलर को आप एक वेक्टर से क्रॉस नहीं कर सकते। ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो ये जो आपका है ये क्या हो गया, मीनिंगलेस है। ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस है। चलिए पहला समझ गया आप, मैं इसका ये पार्ट मिटाता हूं, ठीक है। दूसरे में आइए, बी है, ठीक है। चलिए वेक्टर को मैंने ए लिया, डॉट मैंने बी किया, क्रॉस मैंने सी किया। दोनों सेम दिख रहा होगा, अंतर कहाँ है, सिर्फ एक ब्रैकेट का अंतर है। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को बंद कर दे रहा हूं। अब क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए का डॉट ले रहे हैं आप इतने के साथ, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर ए का डॉट ले रहे हैं इतने के साथ, लेकिन इसका मतलब था ए का डॉट आप बी के साथ ले करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्रॉस कर रहे हैं सी के साथ। ऊपर वाले का मतलब था वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ आप ले रहे हैं, जो कुछ निकल के आ जा रहा है रिजल्ट, उस चीज को आप क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर सी के साथ, इसलिए मीनिंगलेस हो गया। कैसे हुआ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट है, वो बोलता है आप बोर्डमास के थ्रू पहले ये काम कीजिएगा, विद इन ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालिएगा, और जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को आप ए के साथ क्या कीजिएगा, फिर से डॉट लीजिएगा। उस सॉल्यूशन को ए के साथ क्या कीजिएगा, डॉट लीजिएगा। तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन, मैं बोलूंगा क्रॉस, मैं बोलूंगा डॉट। यानी मैं जब वेक्टर की बात करूंगा, वेक्टर में भी मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, तो जब मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइड तो मतलब होगा एक स्केलर मल्टीप्लाइड है वेक्टर से। अगर मैं बोल रहा हूं डॉट या क्रॉस तो इसका मतलब होगा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में है, ठीक है। तो लैंग्वेज 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस होगा, डॉट होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा एक वेक्टर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड होकर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या डायरेक्शन सेम रख रहा है या डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रहा है। डॉट और क्रॉस का मतलब होगा कि डॉट में एक बार दोनों वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर देगा, और जब क्रॉस करेंगे तो क्या देगा, वेक्टर देगा। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, ये दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ए को ऐसे ही रहने दीजिए, ए एज यूजुअल है, डॉट है, और ये क्या हो जाएगा बी सी साइन थीटा, वेयर क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में एंगल है, थीटा किसके बीच में एंगल है, बी और सी के बीच में, बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में एंगल है। थीटा क्या है, बी और सी के बीच में एंगल है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए और एक और चीज था इसके साथ, ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज छोड़ दी, ये क्या है, यू कैप एन, याद है यू कैप एन, ये है यू कैप एन। अब देखिए अब है ये भी वेक्टर डॉट और ये स्केलर ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी ये भी वेक्टर, इस साइड भी वेक्टर इस साइड भी वेक्टर, और बीच में क्या है, डॉट है। आप चाहें तो इसको सिंपली लिखिएगा इस बार कितना, ए बी सी साइन थीटा, इसका मॉड इतना, इसका मॉड इतना, क्योंकि यू कैप एन का जो मॉडुलस होगा वो यूनिटी होगा, क्योंकि और कोई एक यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर, मान लीजिए पी यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये पी यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब क्या, डायग्राम में समझिए, अगर ए इधर है,
बी इधर है, ठीक है, और सी सपोज दैट किधर है, इधर है, सी इधर है, सी इधर है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब अगर आप मान के चलते हैं प्लेन है, अगर प्लेन नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसका मतलब हुआ पहले तो हम बी क्रॉस सी करेंगे, यानी बी इधर सी इधर, तो बी क्रॉस सी ऐसे आया, और जब ये ऐसे आया तो ए के साथ क्या लिया, डॉट लिया, ए के साथ क्या लिया, डॉट लिया, क्योंकि मैं इसे प्लेन में दिखा रहा हूं इसलिए सब एंगल आपको 90 दिख रहा होगा। इसके बीच में एंगल जो था उसे मैंने कहा थीटा, इसके बीच में एंगल जो था उसे मैंने कहा थीटा। तो बी क्रॉस सी इसका डायरेक्शन इधर, यानी ये जो यू कैप एन है वो ऐसे, यू कैप एन का डायरेक्शन इस तरफ से है। अगर प्लेन में है तो ए और यू कैप एन कितना डिग्री एंगल पर दिखाई देगा आपको, 90 डिग्री, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ए और यू कैप एन जो है वो 90 डिग्री पर हो। तो हम किसी आर्बिट्रेरी एंगल को मान के लिखते हैं ए बी सी साइन यू कैप एन, और यू कैप पी क्या है, यू कैप पी है, यू कैप पी क्या है, यूनिट वेक्टर, यू कैप पी क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड यू कैप एन, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू ए कैप एंड यू कैप एफ। देख लीजिए, अगर ए क्रॉस बी अगर इधर जा रहा है तो ए का जो क्रॉस लीजिएगा यू कैप एन के साथ, तो फिर से ए इधर चला जाएगा, यू कैप एन इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा वो वेक्टर, यानी यू कैप पी कैसे होगा, डेफिनेटली इस तरह से इस तरफ होगा, जो वेक्टर ए और यू कैप एन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये है मीनिंगफुल, ये क्या है, इसका कोई मीनिंग है, इसका क्या है मीनिंग, मीनिंगफुल है ये क्या है, इसका कोई मीनिंग है, ठीक है। तो बस ये सारी थ्योरी बताने का मतलब सिर्फ है कि अगर कोई वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, अगर लंबा चौड़ा दे दे एग्जाम में आपको, या कोई इसी तरह से ड्रॉ करके बता दे कि ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, तो आप बता पाइएगा डेफिनेटली, अगर वेक्टर का नॉलेज है कि ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, कुछ भी कहीं भी नहीं चलेगा। अगर कोई इक्वेशन लिख दे रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो मीनिंगफुल ही हो, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा करके अब प्रॉब्लम पर आता हूँ। ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात, ये हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, अब आते हैं प्रॉब्लम पे। चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक क्या कर रहा हूं, फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। फिगर किस तरह से है देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। फॉर सिंप्लिसिटी मैं इस प्लेन में ही जो भी राइट डाउन कर रहा हूँ, इस प्लेन में ही राइट डाउन कर रहा हूँ, यानी जो वेक्टर मैं लूंगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, या बोलिएगा एक्स प्रोजेक्शन होगा, वाई प्रोजेक्शन होगा, बट डोंट कंटेन एनी जेड प्रोजेक्शन, ठीक है, कोई जेड प्रोजेक्शन नहीं होगा। चलिए एक वेक्टर लेते हैं 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, इसको नाम देते हैं ओ ए वेक्टर, इसको नाम देते हैं ओ ए वेक्टर, ठीक है। इसका मान लेते हैं 2 मीटर का लेंथ भी है, कितना है, 2 मीटर का लेंथ है ये। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 मीटर, ओरिएंटेड विथ 45 डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक ये हो गया। मान लीजिए एक वेक्टर लेते हैं BC वेक्टर, ये मान लीजिए 60 डिग्री पर है, ठीक है, और है लेंथ 3 मीटर का, यानी एक वेक्टर है जो 3 मीटर लंबा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल के साथ क्या है, ओरिएंटेड है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है। मान लीजिए एक और वेक्टर लेते हैं आपका 4 मीटर का है लेंथ, ठीक है, और ये 30 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर है। इसको हम नाम दीजिए, मान लीजिए DE नाम देते हैं, DE, ठीक है। 3 वेक्टर OA BC DE, OA BC DE, 3 वेक्टर, सिंप्लिसिटी के लिए 3 वेक्टर लिए, इस प्लेन में लिए, ठीक है। कैसे कैसे ओरिएंटेशन है, मैग्नीट्यूड 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, एंगल 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री एंगल विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
एक्स एक्सिस, 3 मीटर 60 डिग्री एंगल विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, 60 डिग्री एंगल विद इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, 30 डिग्री एंगल, बोलिए यहां से अगर 30 डिग्री एंगल हुआ तो यहां से यहां तक कितना, ये 90, तो टोटल कितना हो गया 120 डिग्री एंगल। या तो आप बोल लीजिए कि 120 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, 120 डिग्री विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। अगर मैं कहूं कि इन तीनों वेक्टर्स को आप जोड़ दीजिए, इफ आई से एड 3 वेक्टर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों वेक्टर को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इस डायग्राम को लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका ये था, फर्स्ट वे ये था, वेक्टर को दिखाने का एक तरीका ये था, अगर हम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें, अगर हम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें और इन तीनों वेक्टर्स को को-इनिशियल बना दें, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके अगर हम तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बना दें, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, टेल है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है और जो टेल है वो एक ही पॉइंट से क्या हो, शुरू हो, तो किस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा, ये देखिए, मानते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, हम सारे वेक्टर्स को खींच के ओरिजिन पे लाएंगे, हम सारे वेक्टर्स को 1 बाय 1 खींच के कहां लाने वाले हैं, ओरिजिन पे लाने वाले हैं। ठीक है, रिलैक्स रहिए, मेरी तरह से टेंस मत रहिए, फैन नहीं चल रही है, थोड़ी सी गर्मी का अनुभव हो रहा है, रोड पर से थोड़ी थोड़ी साउंड भी आपको आती होगी इस माइक में, क्योंकि रोड के बगल में क्वार्टर है, थोड़ी सी व्हीकल की प्रॉब्लम रहती है वहाँ से, इसलिए मैं वीडियो अक्सर रात में बनाता हूँ ताकि आपको इस वीडियो में कोई एनवायरनमेंट की नॉइज शामिल ना हो। ठीक है, चलिए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम से हम सारे वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। ये तो ऑलरेडी ओरिजिन पे ही है, तो ये जो जैसा है उसको ऐसा ही लिख दीजिए, 2 मीटर ए 45 डिग्री एंगल, ये लिख दिए 45 डिग्री एंगल। अब इसको शिफ्ट करते हैं हम ओरिजिन पे, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको जस्ट का तस उठाकर आप ओरिजिन पे डाल दीजिए, ना डायरेक्शन चेंज कीजिए और ना ही आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए। तो आप इसको कैसे लिखना पसंद कीजिएगा, थ्री मीटर और ये पॉइंट सी दीजिए, तो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट बी भी था, यानी आप बी कहां शिफ्ट हो गया, ओ पे, बी शिफ्ट हो गया ओ पे, सी यहां पर है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। देखिए शिफ्टिंग थ्योरम से हो गया ना मैंने मैग्नीट्यूड बदला और ना ही डायरेक्शन बदला, ये पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहां से यहां। अब इसको शिफ्ट करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, यानी डी को लाते हैं कहां पे, ओ पे, यानी डी ओ बी सब तीनों एक ही जगह पर आ गया। ठीक है, और कैसे दिखाएंगे इस एंगल को, वेक्टर को, ये देखिए 30 डिग्री एंगल, यही है 30 डिग्री एंगल, और लेंथ कितना है इसका 4 मीटर है, लेंथ कितना है 4 मीटर, ये वेक्टर है आपका ई, ये वेक्टर कितना है ई है। देखिए बाय शिफ्टिंग, ये हो गया आपका सारा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा हुआ, वो ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और डी ई वेक्टर, ये क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर हो गया। क्या हो गया, अब क्या हो गया, ओ पर ही डी और बी आके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। तो इस फिगर को आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और तरीका है ड्रॉ करने का, एक और तरीका क्या है ड्रॉ करने का, जो वेक्टर एडिशन का है कि टेल के ऊपर हेड के ऊपर टेल रख दीजिए, हेड के ऊपर टेल रख दीजिए, इस तरह से क्या कीजिए, एक दो वेक्टर्स आप क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ बनाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं। अगर दो से अधिक हो तो सिंपली इसको ड्रॉ कर दीजिए, एक वेक्टर के सर के ऊपर दूसरे का पैर रख दीजिए, फिर जो नया सर बना उसके ऊपर तीसरे का पैर रख दीजिए, एंड सो ऑन करते करते आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका कुछ ऐसे हो सकता है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए, पहला वेक्टर को ऐसे ही लिखिए, 45 डिग्री एंगल, पॉइंट ए वेक्टर, देखिए ऐसा है। ठीक है, अब इस वेक्टर को शिफ्ट करके ये पॉइंट बी को ए के साथ कन्वर्ज कीजिए, ये जो पॉइंट बी है उसको ए के साथ क्या कीजिए, कन्वर्ज कीजिए।
ठीक है, डॉट डॉट के साथ मैं एक्सिस दिखा रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है और 3 मीटर है, तो यानी कहने का मतलब ऐसा होगा 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया बी, यानी ए और बी क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह पर ले आया, सिर्फ मैं इसको उठा करके इसके सर पे डाल रहा हूं, तो ये उठ करके यहां पर आ गया। ठीक है, अब सी पॉइंट पे आइए। ठीक है, सी पॉइंट पे आ गए। अब क्या कीजिए, डी को उठा करके सी के ऊपर रखिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल होगा और ये 4 मीटर का लेंथ होगा, ये पॉइंट ये ई होगा। देखिए होगा, वेक्टर यूं गया और यूं गया, तो तीसरा तरीका ये है। ठीक है, और तीनों ही तरीके में अगर ये तरीका देखिएगा तो आपका जो सम होगा तीनों का वो ऐसे दिखाई देगा। देखिए ये जो है ओई आपका इस तरह से दिखाई देगा, यानी कहने का मतलब ओई वेक्टर बराबर किसके बराबर, ये जो ओई वेक्टर किसके बराबर, ओ ए के बराबर ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। तीनों वेक्टर को अगर आप जोड़िएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो बाय डायग्राम इस फिगर को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इस फिगर को आप इसमें भी कर, यानी जैसे इच्छा आपकी, आप बाय शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में विदाउट टेम्परिंग किए कहीं से कहीं ले जाकर के आप रख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात समझाने की है। सपोज दैट मैं ये दोनों फिगर को मिटा करके इसका सम निकालना चाहता हूं, ये दोनों फिगर को मिटा करके इसका सम निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे वो जो होगा वो सम कैसे निकलेगा, तीनों का सम निकालेंगे, यानी सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेक्टर्स, किस किस वेक्टर का सम, कौन कौन, ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड डी ई वेक्टर, ये तीनों का सम। मान लीजिए जो सम होगा वो आर वेक्टर होगा या एस वेक्टर होगा, जो भी करे मन, चलिए एस वेक्टर, ताकि सम अच्छा लगता है, एस सम वेक्टर एस है। लेट एस बराबर कितना हो गया, ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम हो गया। ठीक है, तीनों का सम हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ, ये क्या हो गया, सम जो आप निकालने जा रहे हैं वो क्या है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। मैंने एक लैंग्वेज लिखाया था, एवरी इक्वेशन इन स्केलर फॉर्म, एवरी इक्वेशन इन स्केलर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन वेक्टर फॉर्म, या आप ऐसे कह लीजिए एवरी इक्वेशन इन प्रोजेक्शन फॉर्म, एवरी इक्वेशन इन प्रोजेक्शन फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन वेक्टर फॉर्म। उल्टा करके बोलिए तो वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन है वो प्रोजेक्शन फॉर्म में भी एप्लीकेबल होगा, प्रोजेक्शन फॉर्म का जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये एक हो गया। अगर हम इसको एस एक्स को लिखना चाहें एक्स के डायरेक्शन में, यानी प्रोजेक्शन फॉर्म में, तो एस एक्स बराबर क्या लिखिएगा, सिमिलरली लास्ट क्लास याद कीजिए, ओ ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी ई एक्स लिखिएगा। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन फॉर्म, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्म अलोंग किसके तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ, किसके तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ। सिमिलरली एस वाई अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ओ ए वाई प्लस बी सी वाई प्लस डी ई वाई, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्म, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्म अलोंग किसके तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। तो वेक्टर फॉर्म ये हो गया, और उसका जो सिमिलरली प्रोजेक्शन फॉर्म, सिर्फ वेक्टर का सारा साइन हम हटा देते हैं, जिस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, सब्स्क्रिप्ट बैठा देते हैं, एक्स 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 वाई 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 वाई, और ऑल वेक्टर नोटेशन आर डिलीटेड, ऑल वेक्टर्स नोटेशन आर डिलीटेड, सारे वेक्टर्स का जो नोटेशन है उसे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको इसलिए इस तरह से लिखता हूँ ताकि आप कोई भी वेक्टर, लेट कोई भी वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा,
एक्स और वाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ऐसा नहीं कि किसी एंगल पर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेज हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। मान लीजिए कोई एंगल वेक्टर इस तरह से है, मान लीजिए वेक्टर ये ए है, ठीक है, तो इसका जो इधर का फॉर्म होगा वो ए एक्स होगा, ये प्रोजेक्शन फॉर्म हो गया। इधर जो इसका इधर प्रोजेक्शन होगा ए एक्स होगा, और इधर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ए वाई होगा। इधर का जो प्रोजेक्शन होगा वो ए वाई है। आप सोच के देखिए, ये ए वाई तो ये भी ए वाई, क्योंकि क्या है, पैरेलल है, ए वाई होगा। तो इस वेक्टर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, देखिए है ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो आप इसको आप लिख पाइएगा ए वेक्टर बराबर किसके, ए एक्स, यानी इतना, इसका कितना यूनिट वेक्टर दिया, इधर कितना है आई कैप है, और प्लस ए वाई जे कैप है। तो इस तरह से आप ये वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, ये वेक्टर आप लिख सकते हैं। चलिए, इतना मैंने काम कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी इसे मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं पहले नीचे वाला जो समझाने के लिए किया था उसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। ये निकालना चाहता हूं मैं, तो एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का एक्स प्रोजेक्शन, देखिए ओ ए इधर है, इसका एक्स प्रोजेक्शन किधर हो जाएगा, 2m cos 45 होगा या नहीं होगा, इसका ये प्रोजेक्शन होगा एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 2m cos 45 हो जाएगा, तो 2m cos 45 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब क्या हो गया, बी सी एक्स, बी सी कहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, इसका एक्स प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इसका एक्स प्रोजेक्शन कितना होगा, ये इतना होगा, कितना होगा, 3m cos 60 डिग्री, कितना होगा, 3m cos 60 डिग्री हो गया। और तीसरा क्या बचा, डी ई एक्स, देख लीजिए डी ई इधर है, डी क्या है, इधर है। आप ध्यान दीजिए, अगर y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है तो x के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। डी जो वेक्टर है y के साथ अगर 30 बना रहा है तो x के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। x के साथ नहीं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, x के साथ नहीं, माइनस x के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव x के साथ तो ये 120 बना रहा है, तो नेगेटिव x के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर गिरा दीजिए, और जब इधर गिराइएगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लीजिए, क्योंकि गिर किधर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ गिर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन डालिएगा और लिखिएगा 4m किसके बराबर, cos 60 डिग्री के बराबर, cos 60 डिग्री के बराबर। एस एक्स निकल गया, और इसके बाद क्या कीजिएगा, एस वाई निकालिएगा। एस वाई कितना हो जाएगा, ओ ए वाई, ओ ए का वाई प्रोजेक्शन, तो कितना हो जाएगा, ये 45, तो ये भी 45, ठीक है। तो सिमिलरली कितना हो जाएगा, 2m cos 45 डिग्री एंगल प्लस, यहां देखिए 3m OC का y प्रोजेक्शन, अगर ऊपर y तो नीचे नेगेटिव y या y प्राइम बोलिए। अब देखिए बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, देख लीजिए y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो आप इसको इधर गिरा दीजिए और नेगेटिव लगाइए, क्योंकि ये ऊपर ना जाकर नीचे आ रहा है, देखिए ये ऐसे है, इसको इधर गिरा रहे हैं, आप इसका प्रोजेक्शन इधर ले रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन आप इधर ले रहे हैं, क्योंकि अगर इधर भी लीजिएगा तो एक ही बात होगा, 60 + 90 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 60 + 90 कीजिएगा तो 150 डिग्री का एंगल होगा, या नीचे कीजिएगा तो क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल। तो जो भी पसंद हो, आप cos 150 लिख सकते हैं, या आप cos 1, आप नेगेटिव लगा के cos क्या कर सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3m cos कितना, 30 डिग्री, 3m cos 30 डिग्री हो गया। अब ये बचा, ये आपका बचा डी ई वाई, डी इधर है, देख लीजिए डी किधर है, इधर है, इसका y प्रोजेक्शन लीजिएगा तो कितना होगा, cos 30, यानी 4m cos 30 डिग्री, 4m cos 30 डिग्री। इतनी बात आप समझ गए, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। होप इतनी बात आप समझ गए हैं अच्छी तरह से, ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप एस एक्स एक्स वाई आपका निकल गया, मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, सारे का वैल्यू आप रख दीजिएगा, एस एक्स एक्स वाई निकल जाएगा। तब आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, एस स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर, एस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये फिगर जो भी होगा वो कैसा होगा, अगर एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, और ये अगर मान लीजिए ये एस है, ये वेक्टर एस है, तो ये कितना हो गया, एस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया, एस वाई हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आप पाइथागोरस लगाइएगा तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
पाइथागोरस लगाइए तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पाइथागोरस। अगर कोई एंगल ये बनाता होगा एक्स एक्सिस का, मान लीजिए अल्फा, तब क्या होगा, tan अल्फा के बराबर। एंगल के लिए आप क्या कीजिएगा, कितना लिखिएगा, लंब बटा आधार। तो ये फॉर्मूला आपको दे जाएगा मैग्नीट्यूड और ये फॉर्मूला आपका देगा डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, ठीक है, बोरिंग ना हो। मैं दोबारा लौट कर आऊँगा अपने क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए विचारों के साथ, ऐसे से कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा जो दिमाग हिला दे। जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा वो मुझसे पढ़िए, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंच सके, आप उसे वॉच कर सकें, बेनिफिटेड हो सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।